आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुलाराम है। आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। पढ़ाई अब करते हो? हाँ, हिंदी समझ में आती है? आती है। अच्छा, आप कुछ हिंदी में बोल के अच्छा से दिखाओ जो आपने पढ़ा, सर ने पढ़ाया आपको। एक नवविवाहिता महिला है जो साक्षर है, जो हाईवे के किसी गांव से अभी शादी होके आई है, 8वीं पास तक वो पढ़ी है। केवल एकमात्र महिला साक्षर महिला है उसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज राजस्थान का सिरोही ज़िला में हूँ और एक मेरी आवाज़ है आज अच्छी नहीं जा रही होगी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं एक कहानी ऐसा सुना कि मुझे लगा नहीं, ये वीडियो करना चाहिए, आप लोग को दिखाना चाहिए। आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें है और हम अनजान हैं इन चीज़ों से, और हमें इस बाद में, आधुनिक बाद में कहीं ना कहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली, मोबाइल नहीं मांगे हैं, टीवी नहीं है मांगे, अच्छे खाने नहीं हैं, फिर भी हम खा लेते हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी जो आप सुनकर शायद मुझे लगता है कि आप भी इस किस्सा कहानी को सुनकर, इस चीज़ों को सुनकर अपने आप में कहीं ना कहीं दुखी हो जाएंगे कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ ये चीज़ें भी है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, और चलता हूँ उस इंसान से मिलवाता हूँ आपको जिन्होंने इस विषयों पर काम किया और उस जगह की तस्वीर बदलने की कोशिश की। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बात वतन की में सर आपका। धन्यवाद आपका, आपने आज अवसर दिया बात करने के लिए। सर, ऐसे तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों की आज हमारे देश में, हमारे राज्य में पहचान की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहचान कराऊँ, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए, कई औपचारिकताएं के लिए सर आप एक बार हमारे कैमरे पर अपना परिचय दें सर। मेरा नाम राजेंद्र यादव है और मैं मूलतः हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले का रहने वाला हूँ, और अभी पिछले 2 साल से राजस्थान के सिरोही ज़िले के आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। और मतलब सिरोही में बच्चों के साथ काम करना, मुझे ये बातें समझ नहीं आई सर, आप विस्तार पूर्वक अगर बता पाएँ सर तो। यूँ तो मैं लगभग जब से मुझे कुछ जवानी के समय जब मेरा आया, 17-18 साल का रहा हुआ, तब अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, और वहीं से मेरे गुरुजी की प्रेरणा से, उनको देख कर के मुझे ये सब काम आगे और जीवन में करने की जिज्ञासा, लालसा हुई। और जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो 2 साल भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल विभाग में राष्ट्रीय सेवा कर्मी के रूप में हरियाणा के ही गुड़गांव ज़िले में काम किया। और वहाँ से निकलने के बाद अब मेरे सामने एक दूसरा प्रश्न था कि अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी की, कुछ व्यवसाय की आवश्यकता होगी, ताकि मैं समाज सेवा का जो भी कुछ इस देश के लिए, धरती के लिए काम करना चाहता हूँ वो ठीक से कर पाऊँ निश्चिंत होकर। तब मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन की। पिछले 42 साल तक बैंक की सेवा के साथ काम करता रहा। मई 2015 में बैंक से रिटायरमेंट के बाद मैं अपने क्षेत्र में फिर से कुछ काम में लगा नियमित रूप से, और पिछले इस 40 साल के अरसे में ये जो युवा संगठन का मंच था या दूसरे सामाजिक अभियान थे, उनमें मुझे बहुत से देश के ऐसे अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ताओं, महानुभावों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिनमें विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा प्रख्यात गांधीवादी और राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सन सुब्बा राव जी, जिन्हें सारी दुनिया और हम नौजवान भाई जी के नाम से जानते हैं। उनके साथ, उनके सानिध्य में युवाओं के लिए 30 साल से काम किया। तो एक दिन
मैं इंटरनेट पर भारत की शिक्षा की जो स्तर है, एजुकेशन का जो स्टेटस है, उसकी राज्यवार कंपैरेटिव स्टडी कर रहा था। ये सब करते करते मुझे राजस्थान का जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो मालूम पड़ा कि राजस्थान के सिरोही ज़िले का रेवदर ब्लॉक है एक। इस रेवदर ब्लॉक का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 30% से नीचे है। ये देख करके मुझे अचानक ये जिज्ञासा हुई कि देश के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है माउंट आबू, आप जानते हैं, और उसके दूसरी तरफ देश का एक बहुत विकसित सुंदर शहर है उदयपुर। इन दोनों के बीच ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र कैसे है जिसकी साक्षरता दर 30% से भी नीचे है। इस जिज्ञासावश 14 जनवरी 2021 को मैं मेरे नौजवान मित्र सोमवीर जी हैं, उनको मोटरसाइकिल पर लेकर के राजस्थान के सिरोही ज़िले में पहुंचा और 3 दिन वहां रेवदर, माउंट आबू और पिंडवाड़ा ब्लॉक में घूमने के बाद आखिरकार 16 जनवरी को हम पिंडवाड़ा तहसील की मोरस पंचायत के भादावेरी गांव में पहुंचे। ये भादावेरी गांव जोधपुर उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 से 8 किलोमीटर अंदर है, जो एक सड़क है, लेकिन पगडंडी नुमा सड़क है वो 5 फीट की। उससे 8 किलोमीटर अंदर जा कर के 3 किलोमीटर आपको पहाड़ी नाला क्रॉस करके पैदल चल के उस गांव तक पहुंचना होता है। और ये भादावेरी गांव के अस्तित्व के नाम पर 3-4 किलोमीटर में फैली हुई 24 झोपड़ियाँ हैं। उन झोपड़ियों का समूह को हम भादावेरी गांव कहते हैं। हम अपने साथ मोरस पंचायत के एक नौजवान स्वाराम जी को साथ लेकर के गए थे, जो स्नातक तक शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप भादावेरी के लोगों को एक जगह कहीं इकट्ठा कीजिए। तो उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया। 20-25 के लगभग महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए। जब उनके साथ बातचीत चर्चा शुरू की, ये भादावेरी गांव में एक नवविवाहिता महिला है जो साक्षर है, जो हाईवे के किसी गांव से अभी शादी होके आई है, 8वीं पास तक वो पढ़ी है। केवल एकमात्र महिला साक्षर महिला है उसमें गांव में। जब बच्चों के बारे में पता किया कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि स्कूल नज़दीक नहीं है, इसलिए हमारे भादावेरी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं। तब हमने सवाराम जी की मदद से 5 से 15 साल के बच्चों की एक सूची तैयार की। उस सूची के अनुसार 34 बच्चे थे जो पढ़ने की उम्र में थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तब हमने गांव वालों से प्रश्न किया कि क्या आप बच्चों को पढ़ाना चाहते भी हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यदि व्यवस्था हो तो, प्रबंध हो तो हम खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न था कि बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ। मैंने जैसा बताया कि उस गांव में केवल 24 झोंपड़ी हैं सबके रहने के लिए। तो वहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं सुरताराम जी, उनके पास 2 झोंपड़ी हैं जिनमें एक में वो अपनी बकरी रखते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 झोंपड़ी हैं, उसमें एक जो बकरी मैं रखता हूँ वो झोंपड़ी आपके लिए, पाठशाला के लिए मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अपनी बकरियों के लिए कोई दूसरी झोंपड़ी तैयार कर लूँगा। तो हमने वो झोंपड़ी देखी, 10 बाई 20 की एक झोंपड़ी थी। हमने कहा कि ठीक है, यहाँ हम शुरू कर सकते हैं। ये 16 जनवरी 2021 की बात है। हम वापस अपने हरियाणा लौट आए और इस बीच काफ़ी मंथन करने के बाद और 40 से 42 साल का वहाँ हरियाणा में सामाजिक कार्य करने के अनुभव के आधार पर मैंने आखिर ये फ़ैसला किया कि काम करने की जो प्राथमिकता है वो भादावेरी के बच्चे हैं। हरियाणा में उतना काम करना प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। तब 5 फरवरी 2021 को मैंने अपना बैग उठाया और मैं वापस भादावेरी लौट गया। भादावेरी का मैंने जैसे बताया कि वहाँ पंचायत मुख्यालय है मोरस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहाँ जाके मैं रहा 10 दिन। उसी गांव में एक दुकान थी पक्की, उस दुकान में रहा। और उसके बाद वहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि
दूध नहीं मिलता, क्योंकि बकरी और गाय भैंस वहाँ 1-2 लीटर दूध देती हैं। सब्ज़ी भी वहाँ नहीं मिलती है, पीने के पानी का भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये मान करके कि काम करना है तो पहले अपने आप को ठीक रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा, तभी मैं इन बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। ये उसके बाद जब मेरे हरियाणा के वो मित्र साथ गए थे, उनको पता लग गया, तो वो 7 फरवरी को हरियाणा से कुछ सामान बच्चों के लिए स्टेशनरी, दरी, ब्लैक बोर्ड, पढ़ने की व्यवस्था, ये सब लेकर के, कुछ मेरा सामान लेकर के भादावेरी पहुँचे। और आदरणीय भाई जी की जन्मदिन पर 7 फरवरी 2021 को पहली डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव शिक्षा संस्कारशाला हमने भादावेरी में शुरू की। ये पाठशाला चलाते वक्त मैं रोज़ाना पिंडवाड़ा में, जैसे मैंने बताया, वहाँ का ब्लॉक हेडक्वार्टर है पिंडवाड़ा, वहाँ मैंने रहना शुरू कर दिया था और वहाँ से रोज़ाना मैं मोटरसाइकिल पर 30 किलोमीटर आता जाता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए वही नौजवान स्वाराम जी, जो मोरस पंचायत के मूल निवासी हैं, उनको हमने शिक्षक के रूप में रखा, क्योंकि ये लोग ग्रासिया भाषा बोलते हैं और हम इनकी भाषा को समझते नहीं, और ये भी हिंदी को नहीं समझते थे बच्चे और गांव वाले। तो हमने उस स्वाराम जी को शिक्षक रखा और वो उनको पढ़ाने लगे और मैं रोज़ाना वहाँ आने जाने लगा मोटरसाइकिल से। तो इस बीच बहुत कुछ दुखद अनुभव भी मुझे हुए। भादावेरी ऐसा गांव है कि जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के नाम पर मैंने जैसे बताया कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ के साथ जो नाला बहता है, तो आदिवासी यूँ तो अपनी व्यवस्था और जीवन यापन के लिए वो बहुत समझदारी से काम किया उन्होंने उस नाले के आसपास अपनी झोपड़ियाँ डाली हैं और वहीं 3 गड्ढे बनाए हैं। उन्हें वो कुआं कह सकते हैं। वो गड्ढा नुमा 3 कुएँ हैं जिनसे वो पानी पीते हैं, अपना पीने का पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसी साल जब गर्मी आई, मई जून का महीना आया, तो मैंने देखा कि उनमें से एक कुएँ का पानी सूख गया। तो फिर वो लोग वहाँ से 2 किलोमीटर जो नाला है, उस नाले से पानी लेके आते थे, अपने पीने का पानी। तो इस प्रकार की समस्याएं भी वहाँ थी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय सीताफल और जामुन बेचने के लिए हाईवे पर जहाँ स्कूल हैं उनको भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? उसके पीछे बहुत स्पष्ट है कि उन्हें जीवन यापन के लिए, खाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो वो अपनी रोज़ी रोटी का प्रबंध करने के लिए पहले वो पेट भरना चाहते हैं, पढ़ाई उनका दूसरी प्राथमिकता हो सकती है। तो ये भी एक प्रश्न बार बार मन में आ रहा है कि इन महिलाओं के लिए, इन आदिवासी लोगों के लिए कुछ आर्थिक साधन भी जुटाने की आवश्यकता है, ताकि ये बच्चों को खुशी खुशी स्कूल भेजना शुरू करें। सर, आपने इतना विस्तार से बताया, मैं तो निःशब्द हूँ कि एक बैंक का कर्मचारी जो संभवतः अभी के माहौल में, बैंक में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप एसी में बैठते हैं। अभी जो बैंक के ग्राहक भी हों देखते होंगे, लगभग बैंक में आज एसी है, और वो कर्मचारी बकरी की झोपड़ी में जाता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब चीज़ें, संसाधन जुटाता है। सर, एक प्रश्न आता है कि आप ये सब जो खर्च है सर, वो कहाँ से उठाते हैं आप सर? जी, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने पहली बार इन बच्चों को देखा था, तो एक तरफ ये बच्चे थे और दूसरी तरफ ये था कि मैं इनके लिए कर क्या सकता हूँ। तब मुझे आखिर एक समाधान मिला कि मैंने जैसे बताया कि बैंक अधिकारी के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और बैंक से मुझे पेंशन मिलती है। तो मैंने सोचा कि अब जो मेरी पेंशन है उसके हकदार ये बच्चे हैं और इन बच्चों को मैं अपनी इस पेंशन से इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। इस संकल्प के साथ मैं वहाँ आया और ये काम शुरू कर पाया। लेकिन जो मेरे साथियों को पता लगा तो वो भी मदद के लिए आगे आने लगे। एक चरखी दादरी के ही मेरे मित्र थे, उनको जब पता लगा उनका रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, तो उन्होंने इन भादावेरी के सभी स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस भेज दी। चरखी दादरी के बच्चों ने, के लोगों ने, मेरे मित्रों ने इस साल फरवरी के प्रथम सप्ताह में, जब हमने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर वालोरिया पंचायत का एक अरुणवा गांव है,
जहाँ केवल आप जंगल के रास्ते से पैदल या मोटरसाइकिल से पगडंडी से जा सकते हैं, कोई सड़क वगैरह नहीं है, उस अरुणवा गांव में भाई जी के 94वें जन्मदिन पर दूसरी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव शिक्षा संस्कारशाला शुरू की। और जब इस संस्कारशाला की जानकारी मेरे मित्रों को, साथियों को, हमारी संस्था के लोगों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने दादरी में एक मीटिंग का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि हम भी इस काम में कुछ मदद करने की इच्छा है, तो हम आपको कुछ इसके लिए कुछ फंड्स जुटाने की कोशिश करते हैं। तब मैंने कहा कि देखिए, पैसा इकट्ठा करके दान लेके और ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इन बच्चों को तो कम से कम पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये बेशक सही है ये भी कि उस क्षेत्र में जंगल में बहुत ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में अभी भी घूम रहे हैं। उन तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो यदि आप उन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप लोगों के घर में रोज़ाना एक सुबह अखबार आता है, आप पढ़ने के बाद आपके लिए वो अखबार एक रद्दी बन जाता है। आप उस रद्दी की दान करने का संकल्प ले लीजिए। और चरखी दादरी शहर की अगर बात करें तो वहाँ 5000 परिवारों में रोज़ाना अखबार आता है। आप 500 परिवारों को अखबार की रद्दी दान करने के लिए तैयार कर लीजिए। 500 परिवारों का मतलब ये है कि एक परिवार से एक महीने में 30 रुपये की आपको अखबार की रद्दी मिलेगी। 500 परिवारों का मतलब है कि 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अखबार की रद्दी से आप हर महीने जुटा पाएंगे। और इस 15,000 का मतलब ये है कि वहाँ आदिवासी जंगल में आप 20 से 25 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे। तो इस एक महीने के अरसे में मुझे ये बताते खुशी होती है कि चरखी दादरी में 200 परिवारों को इस मुहिम से जोड़ लिया है। उन्होंने अखबार की रद्दी दान करने का अपना संकल्प दोहराया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ चला है। ने जैसा बताया कि बच्चे वहाँ अर्धनग्न स्थिति में रहते थे। जो समझ नहीं पाए मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारे देश में बहुत से ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो आदिवासी लोग हैं अभी भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। सर वही बता रहे थे। वाकई में ये काबिल तारीफ़ है सर। मैं अभी इतना भाव विभोर हूँ कि मेरे मन से सवाल ही नहीं आ रहे हैं कि मैं पूछूं तो आखिर पूछूं कैसे, कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और ऐसे संसाधन संपन्न जगहों से आता हूँ, फिर भी मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ उन चीज़ों को। और आप ऐसे जगह पे जाके काम कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके लिए नया था, आपका राज्य भी नहीं था। यूँ कहें देश तो है, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह पे आदमी होता है तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा जानता है, वहाँ ज़्यादा संपर्क होता है। लेकिन दूसरे जगह पे जाके जाना जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हो, बहुत तकलीफ़ तो रहा होगा। सर से जब बात हो रही थी तो सर ने हमें बताया कि बहुत ये जो हम उन बच्चों से भी आपको मिलाएंगे, उसमें से 2-3 बच्चे हैं अभी यहाँ पे। तो सर ने बताया कि उन्होंने कभी चप्पल नहीं देखा था, कभी ट्रेन नहीं देखा था। अभी जिस जगह पे मैं अभी वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, सर शिक्षा के कार्य से ही वो कार्यालय आए हैं। और ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देख रहे हैं, ये उस कार्यालय का है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा पे वीडियो शूट हो रहा है तो उस जगह का वीडियो होगा। तो यहाँ से वो कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ से वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, वहाँ का चीज़ हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं अभी। कभी मौका मिला तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वीडियो। सर एक बात और मेरे मन में आ रही है कि जब आप वहाँ गए और इन चीज़ों को देखा तो उन लोगों के मन में क्या था सर? क्या भावना थी कि ये कोई ठग है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सर उन लोगों के मन में? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा मैंने बताया था शुरुआती अपनी बात में कि जब मैं पहले दिन गया 5 फरवरी को, तो मुझे रहने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो वो पंचायत हेडक्वार्टर है मोरस गांव, वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। और उस गांव के जो पूर्व मुखिया है, उसके गांव के बस स्टैंड पर अपने मकान के साथ 3 दुकानें बनी हुई हैं। तो मैंने वहीं अपना ठिकाना बनाया रहने के लिए। बेशक जब मैं शटर खोलता था तो बाहर जंगल था और रात को चूहे या कुछ भी घुस सकते थे, चूहे घुसते भी थे। और शटर बंद करता था तो सोना मुश्किल था गर्मी में।
लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको तो चलो कंप्रोमाइज़ किया, समझौता किया कि मैं यहाँ रहूँगा। लेकिन उस गांव का जो पूर्व मुखिया है वो मुझे 2-3 बार ये प्रश्न किया कि आप अपना आईडी दीजिए, आपका आधार कार्ड दीजिए, आप कहाँ से आए हैं। अब ऐसे तो कोई भी आके कहेगा मैं बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, आप हमारे बच्चों को गुमराह कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। अब क्या मालूम आप आतंकवादी हैं क्या, किस प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं ऐसे करके। तो इस तरह से उसने शंका और प्रश्न किए बहुत, लेकिन जब उसको थोड़ा कुछ समझाया, बातचीत की, लेकिन और मैंने ये भी कहा कि आपके नज़दीक जो भी कोई पुलिस चौकी है आप वहाँ उनको सूचित कर दीजिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हरियाणा से कोई आया है, आप उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, मैं पुलिस को संतुष्ट करूँगा, तो आप मुझे रहने दीजिए। आखिर 5-6 दिन वहाँ रहने के बाद और जब मैंने अपना कुछ, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ वो सब दिखाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मेरी अनुमति के बिना आप गांव में नहीं जाएंगे, आप गांव के लोगों को पता नहीं क्या सिखाएंगे, क्या गुमराह करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है मेरे लिए, मेरा सौभाग्य ये है कि जिन लोगों के लिए मैंने काम करना था, भादावेरी के लोगों ने मुझ पर तुरंत विश्वास किया, न जाने क्यों। और उन्होंने अपनी रहने की, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झोपड़ी दी, अपने बच्चों को अपने मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। सभी बच्चे स्कूल आते, समय पर आते। हमें ये आशंका थी कि ये बच्चे स्कूल आएंगे कि नहीं, इनके माँ बाप स्कूल भेजेंगे कि नहीं। बच्चे ही नहीं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब बच्चे पढ़ते थे उस झोपड़ी में, तो 10 से 15 शुरू के दिनों में तो 10 से 15 महिलाएं, उनकी माताएं भी आके वहाँ बैठ जाती थी। और जब बच्चे पढ़ते थे तो वो बहुत खुश होती थी, मुस्कुराती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा होता है, बाहर का कोई आदमी है जिसकी भाषा नहीं जानते हो, जिसको पहचानते नहीं हो, तो उस पर इस समय इस प्रकार के प्रश्न करना और बहुत वाजिब भी है, क्योंकि इस देश में, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा आज विश्वास का संकट है। बहुत लोग बहुत तरह से कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं। लेकिन मैंने भी आपको जैसे मैंने बताया कि भाई जी से प्रेरणा पाई है, जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपना कर्नाटक, पूरा दूर दक्षिण से कर्नाटक राज्य छोड़ करके और मध्य प्रदेश के चंबल में आकर के डाकुओं के हृदय परिवर्तन के काम में लगे थे। भाषा भी नहीं जानते थे, क्षेत्र भी नया था। तो मैं उनकी प्रेरणा से मैं डट गया था और आज वहाँ के लोग भी धीरे धीरे मुझे अपना रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सर ने मुझे बताया, जब मेरी बात हो गई थी, शायद वीडियो में भी बताया, कि वहाँ एक झोपड़ी थी, मैंने उसमें पाठशाला शुरू किया। वो एक्चुअली में झोपड़ी गांव वालों की थी, जिन्हें एक आदमी की 2 झोपड़ी थी। एक में वो खुद रहते थे और दूसरे में वो बकरी पालते थे। अभी अमूमन देखा जाता है कि बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। बहुत जो उसको आर्थिक क्रिया में भी गरीब लोग होते हैं, उनका बहुत बकरी से बेचकर वगैरह वगैरह किसी तरह से उनका क्रियाकलाप होता है आर्थिक रूप से। तो मैं अब उन बच्चों से भी मिलाना चाहूँगा, जो बच्चे अभी हैं यहाँ पे 2। बाबू आप यहाँ पे आ जाओ प्लीज़, बाबू आप यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, आप सर यहीं पे आ जाइए, आ जाओ। ये वो दोनों बच्चे हैं, अभी तो 2 बच्चे आए हैं सर। इस कार्यालय में आए थे शिक्षा के ही कार्य से कुछ, क्योंकि आपको पता है, आप कितने भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन हमारे देश का एक कल्चर है, सिस्टम है कि आपको कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है अगर किसी को इम्प्रूव करना है। तो शायद ऐसा ही कुछ काम रहा होगा, मैं इन विषयों पर बात नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? सलाम। कहाँ से आए हो आप? सिरोही से। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। सर ने मुझे बताया कि जब ये लोग यहाँ आए हैं तो इनके जो कपड़े हैं वो किन्हीं और ने दिए हैं कि आप यहाँ जाओ। वाकई में मतलब ये सब चीज़ें हैं जो दिल को झकझोर दे रही है कि मतलब हमें आज 10 कपड़े होते हैं, 20 कपड़े होते हैं, हम फेंक देते हैं, ये करते हैं, और हमारे देश के बच्चे ऐसे हैं जो बिना कपड़े के रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुलाराम है।
आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। पढ़ाई अब करते हो? हाँ, हिंदी समझ में आती है? आती है। अच्छा, आप कुछ हिंदी में बोल के अच्छा से दिखाओ जो आपने पढ़ा, सर ने पढ़ाया आपको। अच्छा, अब काम नहीं करते हो ना? अब नहीं, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो ना? पढ़ाई करते हो। मन लगता है पढ़ने में? क्या? मन लगता है पढ़ने में? हाँ, मन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मन लगता है? ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी पापा अभी क्या करते हैं अभी? वे बस काम करते हैं खेत में। खेत में, मतलब यहाँ इन लोगों जो जंगल होते हैं, जंगल को ये लोग खेत बोलते हैं। वहाँ पे पत्ते चुनना, लकड़ी चुनना, यही मुख्य पेशा रहता है। आप जैसा आप लोग भी जानते होंगे, जंगलों में और क्या काम रहेगा? फल तोड़ना हो सकता है, लकड़ी चुनना हो सकता है, जीवन यापन के लिए कुछ तो करना होगा। सर से एक सवाल और मन में आ रहा है सर। सबसे बड़ा सवाल है कि आज की जो सरकारें हैं बहुत बड़ा घोषणाएं करती है, ढिंढोरा पीटती है एक तरह से। आपको क्या सपोर्ट रहा सरकार से सर? देखिए, कब भादावेरी में बिजली आएगी, कब भादावेरी के बच्चों को, हम ये तो सोच के नहीं छोड़ सकते कि राजस्थान सरकार बहुत कर रही है, केंद्र सरकार बहुत कर रही है, ये काम तो सरकार का है, बच्चों को पढ़ाना, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो हम जो सक्षम लोग हैं, इस काम को हम लोगों ने इस काम को माई ड्रीम नाम दिया है, मेरा सपना। मेरा सपना का मतलब है कि हम दोनों का साझा सपना। मैं सक्षम हूँ और मेरा सपना है जो सक्षम नहीं हैं उनको सामर्थ्य बनाना। ये सपना देख रहे हैं कि हम जो सामर्थ्य हैं उनकी मदद से समर्थ बने, और हमारा सपना है कि हमारी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के आधार पर ये समर्थ बने। दोनों का साझा सपना इसको नाम दिया है। तो हमारा भी ये दायित्व है, उसी फ़र्ज़ है, इसी मिट्टी के हैं, इसी भारत की भूमि के लोग हम हैं। इनका कोई कसूर क्या है? इनका ये जंगल में पैदा हुए हैं, बस इतनी ही बात है। इसलिए ये पढ़ नहीं पाए, उनको सब मिला नहीं। मैं भी, मेरे बच्चे भी, आप भी उसी जंगल में उस अवस्था में पैदा होते तो आप भी उसी तरह रहने को बाध्य होते। तो इस बहाव को लेकर के हमें काम करना होगा। हम ये नहीं छोड़ सकते कि ये काम तो सरकार का है, इनको वैसे ही छोड़ दें जंगल में घूमते हुए, बिना पढ़े, बिना ठीक से भोजन मिले, बिना ठीक से कपड़ा मिले, बिना ठीक से सर पर छत मिले। हम ऐसे घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें भी अपने प्रयास करने होंगे, सबको मिलकर के करना होगा। जो सामर्थ्य हैं उनको भी इस काम में लगना होगा सरकार के साथ, तब इस विशाल देश का कुछ हो पाएगा। मैं क्या पूछूं आपसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रश्नों का, लेकिन लिस्ट बहुत लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जितना अभी तक समझ पाया हूँ, आप भी समझ पा रहे हैं, सर ने जितना बताया कि काम करने की ज़रूरत है। बात भी सही है कि हमें अपने लेवल पे काम करना होगा। आज हम प्राकृतिक संसाधन का मज़ा तो लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच पहुंचना नहीं चाहते हैं। सर, अंत में आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें, आपसे कोई जुड़ना चाहे, या फिर आप जुड़ के लोगों से काम करना चाहें, तो वो कैसे कर सकता है और क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, इस काम को विस्तार देने के लिए निश्चित तौर पे, जैसा मैंने बताया कि वो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ ग्रासिया और भील 2 आदिवासी जाति रहती हैं, और उनकी जो स्थानीय भाषा है उसको समझना में हमारे लिए कठिन रहता है। तो बिना संवाद के काम गति नहीं पकड़ पाता। इसी कारण से मैं वहाँ स्थानीय क्षेत्र में जो कॉलेज हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करता हूँ, ताकि वहाँ इस प्रकार के नौजवान मिलें, स्कूल कॉलेज जाने वाले नौजवान मिलें, जो हमारे साथ इस काम में वॉलंटियर के रूप में जुड़े और इस काम को तेज़ी से बढ़ा सकें। उन लोगों, स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने के लिए, वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए मदद करें। बाकी तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ बहुत जंगल में, पहाड़ में बच्चे हैं, बहुत बच्चों को ज़रूरत है अभी पढ़ने की व्यवस्था करने की। तो जितने भी लोग और लोग काम कर भी रहे हैं उस क्षेत्र में, और हमारे इस अभियान में, इस मुहिम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आएँ, देखें, और उनको लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो वहाँ जाके करें। इतना ही मैं कहूँगा। सर, बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, और मैं एक चीज़ और बताते चलूँ आपको
कि सर ने अभी नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं बनाया कि आप उसमें ये कर सकते हैं। अभी एक ही माध्यम है, अगर आप वहाँ जाते हैं या फिर किसी माध्यम से संपर्क हो पाता है तो आप अपनी रुचि के अनुसार वहाँ सेवा दे सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आप देख रहे हैं कि एक फ़िल्म आती है, वहाँ पे हीरो होते हैं और उनके एक फ़ैशन की वजह से न जाने कितने फ़ैशन बदल जाते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ पे यही होगा कि हमारे देश के रियल हीरो इन जैसे हैं, जो कि देश की समस्याओं को समझ के अपनी समस्या भुलाकर, अपने सुख दुख भुलाकर ऐसे क्षेत्र में जाकर काम करते हैं कि हमारा देश आगे आए, न कि बड़े बड़े पर्दे टीवी स्क्रीन पर आने वाले चंद चेहरे हैं हमारे देश के हीरो। मैं यही कामना के साथ इस साक्षात्कार को समाप्त करूंगा कि आपने ये वीडियो देखा, शायद अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल के लिए नहीं, इन बच्चों के लिए ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए और दिल से एक सेवा हो जाएगी। जब हो सकता है आप सक्षम ना हो इस समर्थन के लिए, इस सपोर्ट के लिए, इस सहायता के लिए, लेकिन जिन तक ये वीडियो पहुँचे तो वो मोटिवेट हों और सेवा करें। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राउंड जीरो से ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं, हम भारत की बात करते रहते हैं, भारत में जो कुछ अलग है हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। और अगर फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।